तो सपोज दैट कि दिस ब्लॉक इज कनेक्टेड विथ दिस मेटाडोर वाया दिस स्ट्रिंग। ये ब्लॉक जिसका मास m है और इस स्ट्रिंग के थ्रू ये मेटाडोर से जुड़ा हुआ है। अब मेटाडोर कई केस हो सकता है, जिसमें से पहला केस ये है कि दिस सरफेस इज स्मूथ, दिस इज स्मूथ सरफेस, यानी कि म्यू इज इक्वल टू 0। यहां म्यू नहीं है, ये स्मूथ सरफेस है। तो अब अगर ये स्मूथ सरफेस है और यहां एक्सीलरेशन भी 0 है, मेटाडोर का एक्सीलरेशन भी 0 है, तो रस्सी में कोई टेंशन नहीं आएगा, क्योंकि अगर एक्सीलरेशन 0 है तो फ्रॉम F इज इक्वल टू ma, एक्सीलरेशन के 0 रहने पर F भी 0 हो जाएगा। तो यहां किसी भी टेंशन की जरूरत नहीं है कि ब्लॉक को, क्योंकि ब्लॉक को एक्सीलरेट नहीं करना है और ब्लॉक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, और इसलिए ब्लॉक जो है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, इसलिए स्ट्रिंग का जो टेंशन है वो टेंशन 0 हो जाएगा। स्ट्रिंग का टेंशन 0 हो जाएगा। ये दिख रहा है क्लियर? स्ट्रिंग का टेंशन 0 हो जाएगा। फिर हम इसको एक्सीलरेटेड मान ले रहे हैं कि एक्सीलरेशन इज नॉट 0, एक्सीलरेशन इज नॉट 0। तो पहला केस हमने देखा कि जब ये मेटाडोर का एक्सीलरेशन 0 है और यहां पे सरफेस भी स्मूथ है, म्यू 0 है, तो यहां किसी टेंशन की जरूरत नहीं है। अब दूसरा केस ये है कि एक्सीलरेशन इज नॉट 0, यानी मेटाडोर इज मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन एंड नॉट कांस्टेंट वेलोसिटी। अब ये मेटाडोर कांस्टेंट एक्सीलरेशन a के साथ मूव कर रहा है। अब क्या है, देखते हैं कि ब्लॉक पर कितने फोर्सेज काम कर रहे हैं, हाउ मेनी फोर्सेज एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। तो कट 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 तो सपोज दैट कि ये मेटाडोर एक्सीलरेटेड मोशन के साथ, यानी एक्सीलरेशन a के साथ आगे बढ़ रहा है, तो और ये ब्लॉक इस मेटाडोर से जुड़ा हुआ है, तो ब्लॉक के अंदर भी एक्सीलरेशन आएगा। ये रस्सी, ये स्ट्रिंग ब्लॉक को खींचेगी और ब्लॉक के अंदर भी एक्सीलरेशन आएगा। तो यहां पे डायग्राम बनेगा ऐसे, ये हो गया टेंशन, ये हो गया टेंशन, इसको हटा देते हैं, ये हो गया टेंशन T। तो और यहां जब म्यू 0 है तो फ्रिक्शन भी 0 हो जाएगा, जब म्यू 0 है तो फ्रिक्शन भी 0 हो जाएगा, और इसलिए यहां पर इस ब्लॉक पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ध्यान रहे कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ब्लॉक पर केवल एक फोर्स दिख रहा है, ओनली वन फोर्स इज एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और वो है टेंशन ऑफ स्ट्रिंग, वो है टेंशन ऑफ स्ट्रिंग। तो T इज इक्वल टू नेट फोर्स ऑन एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। तो और फ्रॉम न्यूटन्स लॉ नेट फोर्स होता है, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो T हो गया नेट फोर्स, T है नेट फोर्स और नेट फोर्स होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, तो T हो गया मास इनटू एक्सीलरेशन। इन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो T इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो हमने दो केस दिखाया, पहले केस में स्ट्रिंग का टेंशन 0 था और दूसरे केस में स्ट्रिंग का टेंशन मास इनटू एक्सीलरेशन। फिर अब तीसरा केस दिखाते हैं। अभी हमने एक्सीलरेशन को नॉन जीरो रखते हुए म्यू को 0 रखा, सरफेस स्मूथ था, और अब सरफेस को रफ करते हुए एक्सीलरेशन 0 कर दे रहे हैं।
सरफेस इज रफ बट एक्सीलरेशन इज 0, यानी कि मेटाडोर इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। एक्सीलरेशन 0 है, यानी मेटाडोर इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, और म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर फ्रिक्शन भी 0 नहीं होगा। और अब ब्लॉक पर देखते हैं कितने फोर्सेस काम कर रहे हैं। तो मेटाडोर इस ब्लॉक को खींच रहा है और इसलिए स्ट्रिंग में टेंशन आया हुआ है, और स्ट्रिंग का टेंशन ही इसे खींचने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अब देखते हैं कि कितने फोर्सेज यहां काम कर रहे हैं। तो पहला तो है टेंशन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एक फोर्स काम कर रहा है जो कि है टेंशन, स्ट्रिंग ऑफ टेंशन। दूसरा फोर्स कौन सा है? दूसरा फोर्स है फ्रिक्शन, क्योंकि सरफेस इज नॉट स्मूथ, म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए फ्रिक्शन भी होगा। अब हम देखते हैं कि फ्रिक्शन और टेंशन, दो फोर्सेज इस ब्लॉक पे काम कर रहे हैं। दो फोर्सेज, पहला है फ्रिक्शन और दूसरा है टेंशन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और कोई तीसरा फोर्स नहीं है। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? देयर आर टू वेक्टर्स फ्रॉम वेक्टर एनालिसिस, नेट फोर्स फ्रॉम वेक्टर एनालिसिस, नेट फोर्स फ्रॉम वेक्टर एनालिसिस, नेट फोर्स, देखो तो दो फोर्सेज हैं T और F फ्रिक्शन, तो नेट फोर्स हो जाएगा T माइनस F, क्योंकि टेंशन का डायरेक्शन ये है और फ्रिक्शन का डायरेक्शन ये है, दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, और इसलिए नेट फोर्स हो जाएगा T माइनस F। अब इसे हम T माइनस F भी कह सकते हैं और F माइनस T भी कह सकते हैं। तो हम लेते हैं नेट फोर्स इज इक्वल टू T माइनस F। फिर फ्रॉम न्यूटन्स लॉ, फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ नेट फोर्स होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। तो फ्रॉम वेक्टर एनालिसिस नेट फोर्स इज T माइनस F एंड फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सीलरेशन। दोनों को इक्वेट करते हुए हम लिख देंगे T माइनस F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, एंड एक्सीलरेशन इज 0, तो T माइनस F इज इक्वल टू 0 आ गया, और इसलिए T इज इक्वल टू फ्रिक्शन, यानी T इज इक्वल टू म्यू mg। जो लोग फ्रिक्शन पढ़े होंगे वो जानते होंगे, अगर यहां कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है तो फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी म्यू आर, नॉर्मल रिएक्शन, तो म्यू mg हो जाएगा। तो T इज इक्वल टू म्यू mg जब एक्सीलरेशन 0 है। तो पहला केस था जब एक्सीलरेशन भी 0 था और यहां फ्रिक्शन भी 0 था, तब टेंशन 0 आया, स्ट्रिंग का टेंशन 0। फिर दूसरा केस हुआ कि फ्रिक्शन भी 0 था, फ्रिक्शन तो 0 था यानी म्यू 0 था, लेकिन एक्सीलरेशन 0 नहीं था, और तब आया T इज इक्वल टू ma। तीसरा केस हुआ जब एक्सीलरेशन 0 था, अभी जस्ट पहले वाला केस एक्सीलरेशन 0 था लेकिन फ्रिक्शन 0 नहीं था, सरफेस स्मूथ नहीं था, और तब टेंशन आ गया म्यू mg। अब आगे का केस दिखा रहे हैं कि म्यू इज नॉट 0, म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 एंड एक्सीलरेशन भी नॉट इक्वल टू 0। अब क्या होगा देखते हैं। तो अभी फ्रॉम वेक्टर एनालिसिस नेट फोर्स इज इक्वल टू T माइनस
F, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में केवल दो फोर्स है, एक तो स्ट्रिंग का टेंशन और दूसरा है फ्रिक्शन, और कोई तीसरा फोर्स नहीं है। तो इसलिए जब दो ही फोर्सेज हैं तो नेट फोर्स हो जाए और दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है तो नेट फोर्स हो जाएगा T माइनस एफ। तो नेट फोर्स हो गया T माइनस एफ, और फ्रॉम न्यूटन सेकेंड ला नेट फोर्स होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। ये दोनों ही नेट फोर्स हैं, दोनों को मिला करके हम लिखेंगे नेट फोर्स T माइनस एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो रस्सी का टेंशन हो गया F प्लस M में, यानी कि T इज इक्वल टू म्यू एम जी, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू एम जी, और प्लस M में ये हो गया स्ट्रिंग का टेंशन। तो चौथा केस जो है उसमें स्ट्रिंग का टेंशन आ रहा है T इज इक्वल टू म्यू एम जी प्लस एम ए। कट बच्चों, अब अगला केस ये होगा कि ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस को हम अब इंक्लाइंड कर देंगे और यही सारी चीजें हम फिर से निकालेंगे। हॉरिजॉन्टल सरफेस को इंक्लाइंड करेंगे और फिर से स्ट्रिंग का टेंशन निकालते हैं। अब अगला केस ये है बच्चों कि अब ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस था उसको हमने अब इंक्लाइंड कर दिया और हम फिर से एक्सीलरेशन को एक बार जीरो करेंगे, म्यू को भी जीरो करेंगे। एक्सीलरेशन को नॉन जीरो करते हुए म्यू को जीरो रखेंगे, एक्सीलरेशन को जीरो रखते हुए म्यू को नॉन जीरो रखेंगे, और डिफरेंट तरह के केसेस 3-4 केसेस बनेंगे और उसमें स्ट्रिंग का टेंशन निकालना सीखेंगे। तो पहले क्या करते हैं कि ये मेटाडोर इस इंक्लाइंड प्लेन पर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रहा है, यानी एक्सीलरेशन हो गया 0। फिर यहां क्या क्या हो रहा है, कितने फोर्सेज हाउ मेनी फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, वो दिखाते हैं। तो इस ब्लॉक पर सबसे पहला फोर्स है इसका वेट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड mg, और दूसरा फोर्स है टेंशन ऑफ स्ट्रिंग, जिसके कारण ये ऊपर जा रहा है। टेंशन ऑफ स्ट्रिंग, इसी टेंशन के कारण ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है, इसके बिना ये ऊपर नहीं जा सकता। अब ये मेटाडोर चाहे ब्लॉक को खींचे या ब्लॉक मेटाडोर को खींचे, दोनों ही केसेस में यहां टेंशन बनेगा। और कौन सा फोर्स है, मेटाडोर ब्लॉक को ऊपर ले जा रहा है अगर, तो भी वेट का एक कंपोनेंट, वेट के दो कंपोनेंट, एक तो नॉर्मल डायरेक्शन में इस इंक्लाइंड प्लेन के नॉर्मल इनवर्ड डायरेक्शन में, ये हो गया वेट का कंपोनेंट mg cos थीटा, और इसके कारण नॉर्मल रिएक्शन क्रिएट हो रहा है, वो है r। दूसरा फोर्स है mg sin थीटा, mg sin थीटा, डोंट डिस्टर्ब, mg sin थीटा, mg sin थीटा। अब इसमें पहला केस ये है कि यहां मेटाडोर का एक्सीलरेशन 0 है और यहां फ्रिक्शन भी 0 है। अब देखते हैं कि इंक्लाइन डायरेक्शन में, ध्यान रहे, इन इंक्लाइन डायरेक्शन, नॉट नॉर्मल डायरेक्शन,
ये तो पता ही होगा कि इस डायरेक्शन का कोई भी फोर्स, कोई भी वेक्टर का कोई रिलेशन इस डायरेक्शन से नहीं है, क्योंकि ये दोनों डायरेक्शन म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। ये दोनों डायरेक्शन म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, इसलिए हम इस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, इस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। तो देखो इन डायरेक्शन में बच्चों, इस डायरेक्शन में हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द ब्लॉक? ओनली टू। देयर आर one is tension and other is mg sin theta. There is no friction, there is no acceleration. तो नेट फोर्स हो गया, नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक फ्रॉम वेक्टर एनालिसिस, नेट फोर्स हो गया T माइनस mg साइन थीटा। तो नेट फोर्स हो गया T माइनस mg साइन थीटा। इस डायरेक्शन में ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स हो गया T माइनस mg साइन थीटा, और फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ नेट फोर्स होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, और यहां देखो एक्सीलरेशन 0 है, तो ये हो जाएगा m इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो T, ये भी नेट फोर्स, तो T माइनस mg साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो स्ट्रिंग का टेंशन निकल गया mg साइन थीटा। तो अगले केस में आ रहा है स्ट्रिंग का टेंशन T इज इक्वल टू mg साइन थीटा। तो एक्सीलरेशन को 0 रखते हुए अगला केस ये है। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। अगला केस है एक्सीलरेशन को 0 रखते हुए म्यू को नॉन जीरो कर दे रहे हैं, म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। अब जब हमने म्यू को नॉन जीरो कर दिया, यानी कि अब सरफेस स्मूथ नहीं रहा, अब सरफेस रफ हो गया, तो अब फ्रिक्शन का रोल भी हो गया। अब इस डायरेक्शन में mg साइन थीटा के साथ साथ फ्रिक्शन भी आ गया। तो अब इंक्लाइन डायरेक्शन में फिर वही क्वेश्चन कि इंक्लाइन डायरेक्शन में हाउ मेनी फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन द ब्लॉक? तो एक फोर्स है टेंशन, क्योंकि ये मेटाडोर या तो ऊपर जा रहा है या फिर ये नीचे जा रहा है, लेकिन हमने ये माना है कि मेटाडोर इज गोइंग अप, तो नेट फोर्स हो जाएगा। तो एक मिनट, पहला फोर्स है टेंशन, दूसरा फोर्स है फ्रिक्शन, और mg साइन थीटा। तो नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक फ्रॉम वेक्टर एनालिसिस नेट फोर्स। तो यहां पर दो फोर्सेज हैं, टेंशन ऑफ स्ट्रिंग और mg साइन थीटा। तो नेट फोर्स हो गया T माइनस mg साइन थीटा, T माइनस mg, सॉरी कट। तो ये हमने मिटा दिया है अभी, क्योंकि यहां जगह की कमी पड़ रही थी। तो नेट फोर्स हो रहा है टेंशन ऑफ स्ट्रिंग इन दिस डायरेक्शन, mg साइन थीटा एंड फ्रिक्शन इन दिस डायरेक्शन। तो नेट फोर्स हो जाएगा T माइनस mg साइन थीटा और माइनस फ्रिक्शन। ये हो गया नेट फोर्स। बच्चों ये देखो, ये हो गया नेट फोर्स, और mg साइन थीटा और फ्रिक्शन का डायरेक्शन सेम है, टेंशन के अपोजिट है, तो इसलिए हमने T माइनस mg साइन थीटा माइनस F लिखा हुआ है, क्योंकि T और mg साइन थीटा का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। ऐसे ही T और
एफ का डायरेक्शन यानी फ्रिक्शन का डायरेक्शन भी एक दूसरे के अपोजिट है। फ्रिक्शन का डायरेक्शन वही होता है, उसके अपोजिट होता है जिस डायरेक्शन में मोशन एक्चुअली मोशन होता है। तो ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है, इसलिए फ्रिक्शन का डायरेक्शन इंक्लाइंड डाउनवर्ड है। तो ये हो गया नेट फोर्स फ्रॉम वेक्टर एनालिसिस। फ्रॉम वेक्टर एनालिसिस नेट फोर्स इज T माइनस एम जी साइन थीटा माइनस एफ। और फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ नेट फोर्स हो गया मास इंटू एक्सीलरेशन जो कि 0 है, इज इक्वल टू m इंटू 0 इज इक्वल टू 0। अब ये भी नेट फोर्स और ये भी नेट फोर्स, दोनों को इक्वेट करेंगे। फ्रॉम ये है नेट फोर्स फ्रॉम वेक्टर एनालिसिस और ये है नेट फोर्स फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, दोनों को इक्वेट करेंगे तो T माइनस एम जी साइन थीटा माइनस एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन यानी 0। तो यहां से हो गया टेंशन इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा प्लस एफ। तो टेंशन का, और ये एफ बनी फ्रिक्शन, तो टेंशन हो गया एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी, सॉरी प्लस म्यू आर, और अगले लाइन में हो गया T इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा प्लस 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 म्यू एम जी कॉस थीटा, म्यू एम जी कॉस थीटा, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन एम जी कॉस थीटा के बराबर होगा। तो T इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा, ये हो गया टेंशन ऑफ स्ट्रिंग। कट। तो बच्चों अभी म्यू नॉन जीरो रखते हुए यहां एक्सीलरेशन 0 किया था हमने। अब म्यू को नॉन जीरो रखते हुए एक्सीलरेशन को भी नॉन जीरो कर दे रहे हैं, यानी कि मेटाडोर इज मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन a। अब a इज द एक्सीलरेशन। अब कितना टेंशन हो जाएगा? अब स्ट्रिंग, टेंशन ऑफ स्ट्रिंग हो जाएगा। फिर वही तरीका फ्रॉम वेक्टर एनालिसिस एंड फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ। फ्रॉम वेक्टर एनालिसिस नेट फोर्स, तो देखते हैं फ्रॉम वेक्टर एनालिसिस नेट फोर्स इज इक्वल टू, तो कितने फोर्सेज इंक्लाइन डायरेक्शन में कितने फोर्सेज इस ब्लॉक पे काम कर रहे हैं? पहला है टेंशन जो कि इंक्लाइंड अप, दूसरा है एम जी साइन थीटा इंक्लाइंड डाउन, और तीसरा है फ्रिक्शन एफ इंक्लाइंड डाउन। इन दोनों का डायरेक्शन टेंशन के जस्ट अपोजिट है। तो T माइनस एम जी साइन थीटा माइनस एफ, नेट फोर्स हो जाएगा T माइनस एम जी साइन थीटा माइनस एफ, T माइनस एम जी साइन थीटा माइनस एफ। दिस इज फ्रॉम वेक्टर एनालिसिस और फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ नेट फोर्स हो गया, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। अब सवाल ये, हाँ, मास इंटू, एक मिनट, मास इंटू एक्सीलरेशन। अब दोनों को इक्वेट करेंगे। वेक्टर एनालिसिस से नेट फोर्स इतना आया और न्यूटन सेकेंड लॉ से नेट फोर्स इतना आया, दोनों को इक्वेट करेंगे तो हो जाएगा T माइनस एम जी साइन थीटा माइनस एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। अब सवाल ये उठता है
कि ए का साइन पॉजिटिव रखेंगे या नेगेटिव रखेंगे। फिर से सुनो, ए का साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो यहां देखते हैं ए का साइन, मेटाडोर, अगर मेटाडोर ऊपर जा रहा है जैसा कि जा ही रहा है, मेटाडोर इज गोइंग अप विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन ए, तो मेटाडोर ऊपर की ओर जा रहा है, टेंशन का डायरेक्शन अप है और टेंशन को यहां हमने पॉजिटिव रखा है और एक्सीलरेशन का डायरेक्शन भी इंक्लाइंड अप है। तो इसलिए जो साइन टेंशन का होगा वही साइन एक्सीलरेशन का होगा, क्योंकि टेंशन और एक्सीलरेशन दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो टेंशन को हमने पॉजिटिव रखा है और इसलिए एक्सीलरेशन भी पॉजिटिव होगा। और यहां से टेंशन आ जाएगा mg साइन थीटा प्लस एफ, इसको उस तरफ ले जाएंगे, mg साइन थीटा प्लस एफ प्लस एम में t इज इक्वल टू mg साइन थीटा, और ये फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी म्यू mg कॉस थीटा और प्लस ma। यहां से स्ट्रिंग का टेंशन निकल गया। ये तीसरा केस है।